नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं वो खबरें जिसका सीधा असर आप पर होता है, पूरी दुनिया पर होता है। और आज की तारीख में अगर पूरी दुनिया किसी एक खबर से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है ईरान और अमेरिका की लड़ाई। जंग का दायरा बढ़ रहा है। रूस और चीन बैकएंड से ईरान को फुल सपोर्ट में उतर गए हैं। रूस में आरागची की मुलाकात और यहां पर बहुत खौफनाक प्लान बनाया गया है। क्या वाकई अमेरिका की बादशाहत का सूरज ढल रहा है? मिडिल ईस्ट में ईरान और रूस की नई धुरी ने वॉशिंगटन की नींद कैसे उड़ा दी है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुलाकात के बाद क्या हुआ है? दोनों देशों में क्या डील हुई है? क्या अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से फोन कॉल की गुहार लगाई है। वहीं ईरान मॉस्को और बीजिंग के साथ मिलकर अमेरिकी दादागिरी को और अमेरिकी घेरेबंदी को तोड़ने की बहुत पुख्ता रणनीति पर काम कर रहा है, जिस पर पेंटागन तक के होश उड़े और वहां भी मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। जानकार बता रहे हैं कि पुतिन ने ईरान को न केवल सैन्य सुरक्षा का भरोसा दिया है, बल्कि परमाणु तकनीक, ऊर्जा सहयोग की सीक्रेट डील पर भी मुहर लगाई है। और यह पहली बार नहीं है। परमाणु डील रूस और ईरान में बहुत पहले से चली आ रही है, जिसके तहत रूस ने कई संयंत्र भी लगाए हैं ईरान के अंदर। और अब होर्मुज में भी साथ देने की बात रूस और चीन कर रहे हैं। होर्मुज में इधर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है, लेकिन ईरान के लिए डर नहीं बल्कि चुनौती बन चुकी है। रूस और चीन के साथ मिलकर ईरान अब उस ग्रैंड गेम को अंजाम दे रहा है जहां अमेरिकी नौसेना की घेरेबंदी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। अमेरिका के लिए स्थिति कठिन हो जाएंगे। बताएंगे पूरी कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे अमेरिका और चीन के बीच टकराव के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होने का दावा करने वाला अमेरिका आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ईरान के साथ हालिया संघर्ष ने न केवल अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की दावों की हवा निकाल दी, बल्कि पेंटागन को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वो हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों के सामने असहाय है। गोल्डन डोम की सुरक्षा के लिए हताश कोशिश और युद्धपोत बनाने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की ओर हाथ फैलाना, यह अमेरिकी सैन्य तंत्र की बढ़ती कमजोरी और मशीनों की कमी की साफ गवाही देता है। दूसरी तरफ खड़ा है सुपर पावर चीन, जो चुपचाप ही सही लेकिन अपनी ताकत बहुत तेजी के साथ, रफ्तार के साथ बढ़ा रहा है और ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी में अमेरिका के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सिर्फ इलाके वाइज नहीं, अब आप सेमीकंडक्टर चिप्स ले लीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल्स ले लीजिए, इस पर दबदबा और ब्रिक्स के जरिए डॉलर की बादशाहत को सीधी टक्कर। चीन अमेरिका को वैश्विक तौर तरीकों से चारों ओर से घेर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अमेरिका अब निर्विवाद सुपर पावर नहीं रह गया है। ईरान जंग में हुई किरकिरी से लेकर अमेरिकी हथियारों की साख डूबने से लेकर वैश्विक बाजारों में युआन के बढ़ते दखल, ये सब कुछ बता रहे हैं कि अमेरिका की साख दांव पर नहीं लगी है, अमेरिकी साख गिर चुकी है। तो क्या ये वो आधुनिक इतिहास का मोड़ है जहां से अमेरिका की ताज जो है वो चीन की ओर खिसक जाएगी? क्या है ये ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की पूरी कहानी? देखिएगा मेरे साथ, डिटेल से आपको बताएंगे। फिर अगली स्टोरी में आपको बताएंगे अमेरिका ईरान जंग को 2 महीने हो गए हैं, 60 दिन, पूरे 2 महीने का वक्त, और अमेरिका के सुपर पावर होने के दावों की धज्जियां उड़ा दी गई। 60 दिन के बाद जो रिपोर्ट अमेरिका में पेश की गई है उसमें यह बताया गया है कि ईरान अमेरिका के सामने सुपर पावर की तरह डटा रहा है। लेकिन अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका क्या हासिल कर पाया? जवाब है जीरो। खोया क्या? इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और यह अमेरिका के लिए, पेंटागन के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहुत शर्मनाक है। जो रिपोर्ट्स निकाली गई है उसके मुताबिक ईरान ने 11 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ऐसा गर्दा उड़ाया, ऐसा मारा, ऐसी धुलाई की कि अमेरिका को $5 अरब का सीधा चूना लग गया। यह सिर्फ $5 अरब का आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि पेंटागन के और डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार की कीमत है जो उसने अपने अजेय एयर डिफेंस सिस्टम को पार रखा था। और हद देखिए कि अमेरिका के आधुनिक डिफेंस सिस्टम को धूल चटाने के लिए ईरान ने 1970 के दशक के F-5 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, जो शायद अमेरिका में कबाड़ के भाव में अमेरिका ने बेच दिया हो या किसी म्यूजियम में टांग रखा हो।
यह अमेरिका की रक्षा तकनीक पर किसी तमाचे से कम नहीं है। उधर तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तेल ड्रैगन की तरह मुंह बढ़ाता जा रहा है, $120 पर बैरल के पार है। अमेरिका के सहयोगी देश भी इसकी आग में झुलस रहे हैं। इस बर्बादी के बीच ईरान ग्लोबल साउथ और मुस्लिम दुनिया के प्रतिरोध के नायक के तौर पर रूस उभर रहा है। सस्ते ड्रोन्स मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ गोले बारूद से नहीं, जिद, हौसले और रणनीति से लड़ी जाती है। अमेरिका न केवल आर्थिक रूप से बल्कि अपनी सामरिक साख को भी इस जंग में पूरी तरह से मिटा चुका है। बताएंगे आपको इस इंटरिम रिपोर्ट की पूरी कहानी, जंग के 60 दिन की हकीकत और अमेरिका के सूर्यास्त की पूरी रिपोर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को डिटेल से। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर शिकंजा कसने के लिए ईरान, रूस और चीन को साथ लेकर आ गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्लियर कह दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान को हर संभव मदद देंगे। पुतिन से मुलाकात के बाद अब्बास अराक्ची का वो कॉन्फिडेंस नजर आता है जो अमेरिकी जंग में ईरान खो चुका था। कहते हैं रूस ने ईरान को बूस्टर पावर दे दिया है और पर्दे के पीछे एक ऐसी डील की है कि जंग में अमेरिका का बाजा बजने वाला है। क्योंकि पुतिन मास्टरमाइंड है, वो जानते हैं अमेरिका की दुखती रग क्या है, वो अमेरिका को घेरने में माहिर हैं और यही गुरु मंत्र, यही डील ईरान के साथ हुई है। और पुतिन और अरागची के इस मुलाकात की तस्वीर को जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्ले किया गया, तब डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। ट्रंप ने तो आनन फानन में यह तक कह डाला कि अब ईरान से कोई बातचीत ही नहीं होगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ईरान को बातचीत करनी है तो ईरान फोन करे, अमेरिका नहीं करेगा। लेकिन ईरान अमेरिका को छोड़कर सबको फोन कर रहा है। अब सोचिए, यह दर्द नहीं तो क्या है कि वो सुपर पावर को फोन नहीं मिला रहा है, लेकिन सुपर पावर के कट्टर दुश्मनों को फोन जरूर मिला रहा है। सुपर पावर देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि ईरान उनको फोन नहीं कर रहा है, अगर वो चाहे तो कर सकता है। खैर, अब डील क्या हुई है, ये कहानी सुनिए आप कि ये जो मिडिल ईस्ट का गेम है कैसे बड़ा होने वाला है। कहते हैं पर्दे के पीछे जो डील हुई, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन कुछ छिटपुट जानकारी लोगों के हाथ लगी है। ईरान को लगा कि वो चारों ओर से घिर रहा है, तो वो पुतिन के पास पहुंचा। पुतिन ने भी उसी अंदाज में अब्बास अराक्ची का स्वागत किया और कहा कि ईरान के इस संकट की घड़ी में वो क्लियर तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं और निंदा करते हैं इजराइल और अमेरिकी हमले की। उन्होंने कहा ईरान के लोग जो झेल रहे हैं, जिस तरह की तकलीफ सह रहे हैं, वो रूस समझता है। अब ईरान और रूस मिलकर मिडिल ईस्ट में डेथ टू अमेरिका की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और पीछे कौन खड़ा है? पीछे खड़ा है चीन, और चीन चाहता भी यही है कि अमेरिका को फंसाओ फंसाओ फंसाओ, इतना फंसाओ कि वैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो चुकी है, $40 ट्रिलियन का कर्ज है, और चीन के सुपर पावर बनने का रास्ता साफ हो जाए। और इसलिए आज की तारीख में ईरान, रूस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरान की IRGC, ये डोनाल्ड ट्रंप से नफरत नहीं करते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के काम से बहुत खुश हैं। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब तक चाहें तब तक अमेरिका की सत्ता पर रहें, 4 साल 5 साल में वो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देंगे। इसलिए आपने देखा होगा कोई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ईरान और रूस एक ही कहानी पर काम कर रहे हैं, अमेरिका को घुटने पर लाने और उसकी हेकड़ी को निकालने की काम। रूस पहुंचने के बाद अब्बास अराक्ची के चेहरे पर खुशी थी, फिर वो पुतिन से मिले, कई बिंदुओं पर बातचीत हुई, दुनिया को दिखाने के लिए एक द्विपक्षीय वार्ता थी, लेकिन पर्दे के पीछे सीक्रेट डील हो चुकी है। पुतिन ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, हम पड़ोस में हैं, जरूरत पड़ी तो जल्द ही बैटल ग्राउंड में ईरान के साथ मिलेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। इसी भरोसे के बाद ईरान का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। कहते हैं जंग जीतने के लिए एक मजबूत जज्बा का होना बहुत जरूरी है। ईरान के पास जज्बा है, लेकिन जंग में नुकसान भी हुआ है। ट्रंप की धमकी और नाकेबंदी के बाद से ईरान थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन अब इस दौरे के बाद ईरान में जोश भर गया है। मैदानी जंग में 2-2 हाथ करने के लिए ईरान फिर से तैयार है। आपको अब्बास अराक्ची का एक बयान सुनवाते हैं
जिसमें वो ईरान की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है उसकी भी तारीफ की है। सुनिए। Трамп назвал себя победителем. Что вы думаете об этом? So then why did he ask for negotiation? Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант. Трамп назвал себя победителем. Что вы думаете об этом? So then why did he ask for negotiation? Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант. पुतिन इस बात के मुरीद हो गए हैं कि अमेरिका जैसी ताकत को ईरान ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ट्रैप किया और जिस तरीके से धुलाई की, उसकी वो बहुत तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान ने बहुत बढ़िया सबक सिखाया है। ईरान को रूस ने भरोसा दिया अगर जंग हुई तो हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। उधर खबर है कि पुतिन और अब्बास अराक्ची के बीच कई और मैटर्स पर बातचीत हुई है, कुछ सीक्रेट डील भी हुई है, कुछ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन वो पूरा क्रक्स अभी तक नहीं आ पाया, पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई। बाद में पुतिन और अब्बास अराक्ची अकेले में भी मिले हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को कैसे डुबोया जाए, मिडिल ईस्ट में फंसा कर रखा जाए, कैसे अमेरिका का पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया जाए मिडिल ईस्ट में, इसी पर चर्चा हुई है। रक्षा जानकार यहां तक मानते हैं कि पुतिन एक रिस्क ले सकते हैं और न्यूक्लियर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गया तो ईरान के लिए भविष्य में फसाद की सारी जड़ ही खत्म हो जाएगी। लड़ाई की जड़ में है परमाणु हथियार और यूरेनियम। अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डील हुई है ईरान और रूस के बीच में। कहते हैं यूरेनियम और परमाणु हथियार बनाने पर भी बात हुई है, एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफर करने को या सुरक्षित जगह पर रखने को लेकर बातचीत हुई है, न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत हुई है, जंग में साथ देने का पुतिन ने भरोसा भी दिया है। यह भी कहा है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर रूस के साथ खड़े, ईरान के साथ खड़े। रूस पहले से ईरान के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का काम करता रहा है। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दोनों देश एक साथ काम करते हैं। जंग के बीच खबर थी कि रूस अपना परमाणु हथियार नष्ट करने के बहाने अपने कुछ हथियार ईरान को दे सकता है। हालांकि इस खबर में कितना दम है यह तो पता नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव के कारण रूस शायद ऐसा ना करे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका और रूस इससे पहले एक परमाणु संधि में थे। उस संधि को फरवरी 2026 में खत्म कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका भी परमाणु हथियारों के साथ काम करने के लिए आजाद है और रूस भी अपने परमाणु हथियारों के साथ काम करने के लिए आजाद है। अब दोनों एक दूसरे से सवाल नहीं पूछते सकते और दोनों IAEA से भी बाहर हो गए, जिसके बाद अमेरिका भी नियमों की अनदेखी कर रहा है, तो पुतिन क्यों पीछे रहे? वो कहते हैं ना, जब पकड़े ही नहीं गए तो चोर कैसे। और जब रूस ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे दे और दुनिया को भनक ही ना लग पाए तो प्रतिबंध कैसा और नियम कैसा। अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना भी दे तो यह फिक्स है कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी तो दे ही चुका है। अब अगली खेप में न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और अन्य चीजों की इनडायरेक्ट मदद जा सकती है। सैटेलाइट मिसाइल गाइडेंस डिफेंस सिस्टम में भी रूस हेल्प करने की बात कह रहा है और पहले भी देता रहा है। इसके अलावा साइबर और खुफिया सपोर्ट भी दे रहा है। कहते हैं ना, दोस्त जब मुसीबत में हो तो मदद बहुत जरूरी हो जाती है, वरना दोस्ती ही कैसी। और आज की तारीख में रूस और ईरान की जो दोस्ती है, दशकों से जो चली आ रही है, उस दोस्ती को निभाने के लिए रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और रूस की दोस्ती से कौन वाकिफ नहीं है? हम हिंदुस्तानी तो अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि मुसीबत की घड़ी में रूस किस तरीके से साथ देता है। अमेरिका साथ खड़े नहीं रहता। 1971 की बात आप देख लीजिए, 7th फ्लीट उतारा था अमेरिका ने हिंदुस्तान के खिलाफ, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तब पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन उतार कर कहा था कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बाकी के फ्लीट्स को वापस ले जाइए, वरना आप पर हमला हो सकता है। उसके बाद अमेरिका यू टर्न चला गया था और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। खैर,
पुतिन और आराक्शी की मुलाकात पर डिफेंस एक्सपर्ट ने इसको कैसे एनालिसिस किया है, आपको सुनवाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री आराक्ची सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, तो दुनिया बहुत ही उत्सुक है यह जानने के लिए कि इस बातचीत से क्या नतीजा निकला। जाहिर बात है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के प्रति अपना पूरा समर्थन दिखाया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो पुतिन ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर सकता है। यह लगता है कि पुतिन का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, 1-to-1 रिलेशन है, पुतिन शायद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रूस अब पूरी तरह से ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी दे देगा? इसके बारे में संदेह है, क्योंकि इस वक्त रूस किसी भी तरह से नहीं चाहेगा कि ईरान को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका सिखाया जाए, क्योंकि दुनिया में अभी रूस पूरी तरह से यूक्रेन में उलझा हुआ है और इस बीच अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो फिर जाहिर बात है ईरान हर रोज़ इजराइल को धमकाएगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि पहले भी रूस इस पर सहयोग की पेशकश कर चुका है। रूस परमाणु संपन्न देश भी है और उसे एनरिच्ड यूरेनियम रखने का अधिकार भी है, तो शायद संभव हो कि ईरान अपना यूरेनियम फिलहाल थोड़े वक्त के लिए ट्रांसफर कर दे। क्योंकि आपको याद होगा 3 शर्तें जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं, उसमें एक शर्त यह भी है कि परमाणु कार्यक्रम पर अभी बात नहीं होगी। परमाणु कार्यक्रम पर हम बाद में कभी बात कर लेंगे, लेकिन पहले होर्मुज का खुलना जरूरी है। हालांकि अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। अमेरिका का कहना है कि ईरानी यूरेनियम या तो IAEA के कब्जे में रहेगा या फिर अमेरिका के कब्जे में रहेगा, और ईरान इस बात पर सहमत नहीं है। तो रूस को अपना यूरेनियम ट्रांसफर करने पर सहमति दे सकता है ईरान, लेकिन अभी फिलहाल इस पर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। यह सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर को कम करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। एनरिच्ड यूरेनियम अगर ईरान में नहीं होगा तो सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे और ईरान को रिलीफ होगा। यूरेनियम को लेकर ईरान पर 2 बार हमला हो चुका है, पिछले साल और इस साल। अमेरिका पहले ही यूरेनियम पर नजर गड़ाए हुए है। यूएस यूरेनियम पर अपना अधिकार चाहता है। IAEA यूएस दोनों में से किसी एक की निगरानी में ये यूरेनियम होनी चाहिए। ईरानी यूरेनियम को लेकर अमेरिका को बहुत डर है। अमेरिका को डर यह है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन अगर रूस में जाकर ईरान परमाणु हथियार तैयार करे फिर क्या होगा? क्योंकि रूस किसी से डरता तो है नहीं, ना वो अमेरिका से डरता है ना वो चाइना से डरता है। हाँ, इसे ग्लोबल पावर बैलेंस में बहुत बड़ी दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए यूरेनियम ट्रांसफर को लेकर ट्रंप आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूरेनियम पर सिर्फ अमेरिका का अधिकार है, अमेरिका ही यूरेनियम को अपने कब्जे में रखेगा। ट्रंप को रूस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान रूस में भी परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि 2015 में जब ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, उसमें यही था कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दे। इस तरह का मॉडल पहले ईरान परमाणु समझौता 2015 के दौरान भी चर्चा में था, लेकिन ट्रंप जैसे ही अपने रिजीम में आए 2018 में इस समझौते को तोड़ गए। फिर वो बार बार कहते रहे कि भाई ईरान खतरा है, ईरान खतरा है, ईरान खतरा है। तो फिर ईरान खतरा है, फिर ओबामा वाला करार आपने क्यों तोड़ दिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि ईरान परमाणु हथियार बना लेता? और ईरान परमाणु हथियार कैसे बना लेता जब IAEA की निगरानी में अमेरिका का कार्यक्रम चल रहा था और ईरान का भी कार्यक्रम चल रहा था? चलिए जान लेते हैं ईरान और रूस के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या ईरान को इस डील में मिल सकता है। कहते हैं इस बातचीत के बाद रूस ईरान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाया जाएगा। ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई है। सैंक्शंस को बाईपास कैसे किया जाए और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को कैसे ऊपर किया जाए, इस पर बात हुई है। डॉलर सिस्टम को कैसे बाईपास किया जाए, इस पर बातचीत हुई है। ऊर्जा और व्यापार को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। तेल, गैस और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर समझौता किया गया है। यूएस के खिलाफ कैसे इस गठबंधन को बढ़ाया जाए, यानी कि एशिया को कैसे मजबूत किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हुई। जिसके बाद आपको याद होगा एक बहुत जरूरी बयान ईरान के साथ की तरफ से आया है। आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी जानकारी ऐड कर देता हूं इसी के साथ। ईरान ने कहा है कि वो एशिया के देशों को अपने हथियारों के साथ
साझा करना चाहता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है ताकि एशिया में कोई घुसपैठ ना और कोई बाहरी ताकत आकर घुसकर यहां उथल पुथल ना मचा सके। उसके बाद यह अपडेट है, यानी कि पुतिन ने गुरु मंत्र तो दिया है और उस पर ईरान काम शुरू कर चुका है। वहीं रूस से ईरान ने कुछ सहायता भी मांगी है। होर्मुज को खुलवाने और अमेरिकी घेरेबंदी कैसे तोड़ी जाए, इस पर बातचीत हुई है। अमेरिका पहले ही अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान को ब्लॉक कर रखा है। एक खबर के मुताबिक अब्राहम लिंकन को होर्मुज से महज 200 मील की दूरी पर देखा गया है। अब एक मैप आपको दिखाते हैं कहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती है, जो गल्फ ऑफ ओमान है और इसके साथ साथ लाल सागर है वहां पर। अब देखिए, ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोनों तैनात हैं। और अगर लाल सागर में यहां पर देखें इस तरफ, तो ये जो इस तरफ का इलाका आप देख रहे हैं, ये है आपका मानदेव स्ट्रेट। तो मानदेव स्ट्रेट में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लगाया गया है ताकि हूती इस चैनल को ब्लॉक ना कर पाए। और आपको याद होगा कि इस पर भी हमला करने की कोशिश की थी हूती विद्रोहियों ने और यहां से कई शिप्स को नुकसान भी हुआ था। तो ये इस वक्त की पोस्टिंग है, जरा फुल स्क्रीन इसको हम देखते हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन और अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तैनाती है। और ये है कंप्लीट ब्लॉकेड ईरान का टुवर्ड सी। ईरान को कैसे घेर रखा है अमेरिका ने, अब इसको हटाया कैसे जाए, इस पर बातचीत हुई है। इस घेरेबंदी को तोड़ने के लिए ईरान रूस से मदद चाहता है, चीन से मदद चाहता है। पुतिन ने कहा है कि वो इसमें हर संभव मदद देंगे। खबर है कि पुतिन अपनी पनडुब्बियों को होर्मुज और अमेरिकी घेरेबंदी की ओर भेजने की रणनीति भी बना रहे हैं। रूस का कहना है कि वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब जरा ये एआई जनरेटेड जो विजुअल है, इसको भी आप देखने की कोशिश कीजिए, किस तरह से जो घेरेबंदी की जा रही है। जरा फुल स्क्रीन इसको देखते हैं, जिसमें अरेबियन सी में एक बहुत बड़ा घमासान मच सकता है अगर रूस की जहाज यहां पहुंच जाए, रशियन फ्लीट यहां पर पहुंच जाए और चीन के भी जहाज अगर इस इलाके में मलाका स्ट्रेट होकर पहुंच गए, तो फिर यहां पर बहुत बड़ा घमासान हो सकता है। 3 ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। रक्षा जानकार मानते हैं कि होर्मुज और घेरेबंदी को खुलवाने के लिए चीन, रूस और ईरान के बीच एक सीक्रेट डील चल रही है और वही वो दांव है जिसके बारे में बीते दिनों ईरान ने कहा था कि उसने अपना पत्ता नहीं खोला है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी घेरेबंदी को तोड़ने के लिए रूस और चीन एक साथ अरेबियन सागर में जहाज को अमेरिकी घेरेबंदी के पास ला सकते हैं और होर्मुज की ओर से ईरान अपने जहाज भेज सकता है, जिसके बाद अमेरिका को यहां पीछे हटना पड़ सकता है, क्योंकि एक साथ अमेरिका ईरान, रूस और चीन के साथ नहीं भिड़ेगा। उसे पता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा और प्रेशर बनाने के लिए यही रणनीति भी कामयाब मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, चीन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और चीन इस खेल में अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, जबकि ईरान का सबसे फायदा ज्यादा जो उठाया वो चीन ने उठाया। अब ईरानी तेल चीनी बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। रूस भी यहां पर जंग में सामने आ चुका है और वो हर संभव मदद की बात कह रहा है। अमेरिका खाड़ी में अपना सारा बेस तबाह करा चुका है। दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो रही है। जंग में अमेरिका को कई विमानों का नुकसान हुआ है। अमेरिका को पता है कि ईरान जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि चीन और रूस ईरान के जरिए लड़ रहे हैं और इसलिए अमेरिका का यहां जीत पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका को पता है कि जंग लड़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। इसके बारे में अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि 60 दिन को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल क्या यह घेरेबंदी कारगर होगी? रक्षा जानकार मानते हैं कि ईरान असली में शतरंज में शय और मात का खेल खेल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलने और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए रूस पहुंचे। कुछ दिन पहले वो चीन में भी यही कर रहे थे। दोनों ही ईरान के सबसे बड़े साथी और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ईरान ये सब करते हुए अमेरिका से सीधी बातचीत को मना कर रहा है। अब ट्रंप ने भी यही कहा है कि ईरान उन्हें फोन कर सकता है। ईरान अमेरिका को छोड़कर सबको फोन कर रहा है, यानी वो अमेरिका का लोड लेने के लिए ही तैयार नहीं है। रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका की नीति पश्चिमी गठबंधन को चुनौती देने के लिए एक अनौपचारिक रणनीतिक और सैन्य और आर्थिक धुरी भी बना रहे हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए ऊर्जा, व्यापार, सैन्य सहयोग और संयुक्त युद्ध अभ्यास के माध्यम से जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट को बढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए आपसी सहयोग कर रहे हैं।
रूस ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट देने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। Mi-28 और याक 130 ट्रेनर दे रहा है। रूस उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-300 भी दे चुका है। ईरान रूस को क्या दे रहा है? ईरान रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए शाहिद ड्रोन भर भर के दे रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। चीन ईरान को मिसाइल पार्ट्स और केमिकल दे रहा है। ड्रोन कंपोनेंट जैसी तकनीक मुहैया करा रहा है। ईरान चीन को रियायती दरों पर तेल देता है। भारी मात्रा में कच्चा तेल ईरान चीन को निर्यात करता है। चीन बदले में पेमेंट कैसे करता है? वो ईरान में बुनियादी ढांचों में निवेश करता है। 25 साल के लिए ईरान में चीन का निवेश है। चीन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। और तीनों देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नंबर 1 दुश्मन है अमेरिका। और इसलिए तीनों चाहते हैं कि एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो जाए, कम ना हो, साफ कर दें अमेरिका को। एशिया से इसका नामो निशान यहां नहीं रहना चाहिए। और इसलिए जंग में ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हैं, यानी 3 देश एक साथ। यानी अमेरिका को ईरान गंभीरता से नहीं ले रहा है, बल्कि एक अलग रणनीति पर चाल चल रहा है। पुतिन और अरागची की मुलाकात मुख्य रूप से ईरान और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि ईरान के इस कदम से इजराइल और अमेरिका बौखलाए हुए हैं। अमेरिका चाहता है ईरान फटाफट डील कर ले, जिससे कि आगे प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन प्रॉब्लम्स की शुरुआत तो अब होनी है। अभी तक जो आपने देखा है वो ट्रेलर था। खेल तो अब शुरू होगा, असली खेल। एशिया से अमेरिका की विदाई का, सफाई का खेल, और ये गेम बहुत लंबा चलने वाला है। नजर आएगी हमारी अपडेट, आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को हम सब कैसे जानते हैं? एक सुपर पावर मुल्क के तौर पर, राइट? लेकिन आज की तारीख में अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा सवाल क्या है? अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 60 दिन की लड़ाई में अमेरिका ईरान जैसे कमजोर मुल्क से नहीं जीत पाया। एक ऐसे मुल्क से जिसके ऊपर 47 साल यानी कि लगभग 5 दशक से अमेरिका सैंक्शन लगाता आया है। तो अमेरिका तो बहुत पावरफुल देश है और उसकी विश्व सुनता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1.5 साल के करियर में, लगभग 1.5 साल होने वाले हैं अभी, लगभग 1.5 साल के करियर में अमेरिका की काया पलट कर दी। अमेरिकी साख मिटा दी और अमेरिका को इतना बड़ा डेंट दिया जिससे रिकवर होने में अमेरिका को 8-10 साल लग जाए। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? चीन को हुआ। चीन पूरी दुनिया में अपनी भूमिका को बहुत पॉजिटिवली, बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ जंग में फंसा हुआ है, खुद का नुकसान करवा रहा है। अपनी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर अपनी रक्षा तकनीक, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, सबकी मटिया मेट कर रख दी डोनाल्ड ट्रंप ने और अपनी बादशाहत भी खो चुका है। इसका ताजा जवाब चीन से आया। चीन और अमेरिका के बीच खींचतान आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना होने वाली है। कैसे चीन पावरफुल बनता जा रहा है, ड्रैगन तैयार हो रहा है और अमेरिका डूब रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर $40 ट्रिलियन का कर्ज है, दूसरी ओर चीन की जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में से एक है और अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सच्चाई सामने आई है उसने दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल पट्टी खोलकर रख दी। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना खुद मान रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर यानी पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि यह सिस्टम बड़े हमलों, खासकर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से बचाने में लगभग नाकाम है, जैसा कि ईरान की लड़ाई में काफी हद तक हमने देखा है। चीन, रूस और दूसरे देशों की बढ़ती सैन्य ताकत ने अमेरिका की चिंता बढ़ाई है और इसी वजह से एक नए और महंगे गोल्डन डोम रक्षा सिस्टम की योजना बनाई जा रही है जो भविष्य के खतरों से अमेरिका को बचाएगा। तो सुपर पावर को डर लगने लगा है। पेंटागन यह मानकर चल रहा है कि यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर हुई है, डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है। यूएस को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, हाइपरसोनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें
और ये बहुत खतरनाक है, अमेरिका को सीधे निशाना बना सकते हैं। दुश्मन देश यूएस को चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से खतरा बताया जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रक्षा और सैन्य अधिकारियों ने 2027 के बजट को लेकर संसद को यह भी कहा है कि अमेरिका को एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, और अगर यह नहीं मिला तो सीधे तौर पर अमेरिका खतरे के जद में होगा। तो क्या अमेरिका रूस से डर रहा है? क्या अमेरिका को चीन से डर है? जाहिर सी बात है, दोनों देशों की ताकत बढ़ रही है और अमेरिका का डरना लाजमी है, क्योंकि पिछले 5 दशक में अमेरिका ने जो कुछ किया है पूरी दुनिया में, उसका खामियाजा भी तो भुगतना होगा, उसका हिसाब किताब कभी ना कभी तो देना होगा। अमेरिका के दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, जिनमें हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। खबर है कि पेंटागन ने साल 2027 के लिए रक्षा बजट $1.5 ट्रिलियन मांगी है, जिससे अमेरिका को मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मिल सके। इस योजना में 175 से 185 बिलियन डॉलर की लागत वाला गोल्डन डोम सुरक्षा कवच भी लिया जा सकता है। खबरों की माने तो चीन जैसे देश अपनी मिसाइल ताकत, खासकर हाइपरसोनिक हथियारों में तेजी से बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो पारंपरिक रक्षा सिस्टम से बच निकलते हैं। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए अमेरिकी अधिकारी ट्रंप की गोल्डन डोम योजना का समर्थन कर रहे हैं। इसमें अंतरिक्ष में सेंसर, जमीन पर इंटरसेप्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले कमांड सिस्टम और डायरेक्ट एनर्जी हथियार जैसी नई तकनीक शामिल की जाएगी। खबर यह है कि ईरान जंग के बीच अमेरिका का रक्षा भंडार भी लगभग साफ हो चुका है। पेंटागन जापान और दक्षिण कोरिया से युद्धपोत डिजाइन और बनवाने की योजना पर विचार कर रहा है। देरी, लागत और मजदूरों की कमी से जूझ रहे अमेरिका के लिए यह पल बहुत खतरनाक है। और आज की तारीख में रक्षा जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट वॉर हो जाए, आमने सामने की लड़ाई हो जाए, तो चीन से मुकाबला नहीं कर पाएगा अमेरिका। इसलिए जापान और दक्षिण कोरिया से डायरेक्ट युद्धपोत खरीदने की प्लानिंग में है पेंटागन। पेंटागन इसे 2027 के बजट में शामिल करना चाहता है। जापान के मोगामी क्लास को खरीदेगा अमेरिका, दक्षिण कोरिया के डेगू क्लास जहाज को खरीदेगा अमेरिका। इन देशों के साथ मिलकर जहाज बना सकता है यूएस। पेंटागन की सोच का मकसद अमेरिकी नौसेना को मजबूत करना है, क्योंकि अमेरिका यह बात अच्छी तरीके से जानता है कि आज की तारीख में समंदर में अगर अमेरिकी बादशाहत को कोई चुनौती दे सकता है तो वो है चीन, वो है ड्रैगन। ड्रैगन ने अभी अपनी आर्मी में, नेवी में टाइप 004 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर को शामिल किया है। लेकिन उधर दूसरी तरफ अमेरिका की नेवी अभी देरी, मजदूरों की कमी, बढ़ती लागत, देश पर $40 ट्रिलियन की कर्ज जैसी दिक्कतों का सामना कर रही है। और अगर यह प्लान कामयाब हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका किसी दूसरे देश से बड़े युद्धपोत खरीदेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है ड्रैगन, चीन, शी जिनपिंग, जो हर साल 6 से 10 डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, जबकि अमेरिका इससे बहुत पीछे है। वो सिर्फ 4 ही डिस्ट्रॉयर बना पा रहा है और आज की तारीख में वो 4 भी पूरे नहीं हो पा रहे। यानी चीन को टक्कर देने के लिए और चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका आज की तारीख में तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका और चीन में टकराव सिर्फ सामरिक मुद्दे पर नहीं, बल्कि कई सारे मुद्दे हैं जिसमें दोनों में सीधे तौर पर टकराव हो सकता है। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देश में टकराव है और आज की तारीख में ताइवान तो इतना वर्नरेबल है कि चीन आज चाहे तो आज ताइवान को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका इस वक्त बहुत कमजोर है। अमेरिका का पूरा फोकस, सारी आर्मी सब ईरान की तरफ है और ताइवान को, साउथ चाइना सी को अमेरिका ऊपर वाले के भरोसे छोड़ चुका है और चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन में मिलाने पर, एकीकरण पर जोर देता है, जबकि अमेरिका ताइवान को सैन्य सहायता देकर अपनी एक चीन नीति के तहत उसे सैन्य रूप से असक्षम बना रहा है। और आज की तारीख में चीन को पता है कि अमेरिका यहां पावरफुल नहीं है। अमेरिका किसी भी ऑपरेशन को रोकने में अगर वापस आता है तो उसे कम से कम
10 से 15 दिन का वक्त लगेगा, तब तक चीन का काम हो जाएगा। इसलिए ताइवान को घेर रहा है चीन। चीन ने ताइवान को घेरने का काम शुरू कर दिया है। ताइवान ने दावा किया है कि 2 युद्धपोत इलाके में देखे गए हैं। चीन के 2 युद्धपोत पेंगहू द्वीप के पास देखे हैं। ताइवान ने निगरानी के लिए नौसेना तैनात कर दी। अपनी वायुसेना और नौसेना को तुरंत डिप्लॉय किया। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। ताइवान का कहना है कि चीन लगभग हर दिन उसके आसपास की समुद्री सीमा और आसमान में हवाई सीमा में घुसपैठ करता है। चीन और ताइवान का विवाद भी काफी पुराना है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान कहता है कि वो एक अलग और आजाद लोकतांत्रिक देश है। चीन की दादागिरी से निपटने के लिए ताइवान अमेरिका का सहारा लेता है और अमेरिका ताइवान को सुरक्षा का भरोसा देता है। यह वैसे ही सुरक्षा का भरोसा है जैसे मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने दिया हुआ था, जिसकी पोल पट्टी ईरान ने खोल दी। और यकीन मानिए, आज की तारीख में चीन अगर हमला करता है ताइवान पर या एक्शन लेता है, तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं कर पाया। इस वक्त वो ईरान युद्ध में फंसा हुआ है और यही वजह है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इंटरनेशनल मीडिया की माने तो पिछले 24 घंटे में ताइवान के आसपास 9 चीनी युद्धपोत और 22 सैन्य विमान देखे गए। ताइवान ने अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रोन, नए रेडार सिस्टम और इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही है। उसने दोहराया कि ताइवान किसी भी देश का हिस्सा नहीं होगा और अपनी मर्जी से चलेगा। तो क्या ताइवान को अमेरिका बचा पाएगा? क्या ड्रैगन के सामने टेक पाएगा? अमेरिका का आना मुश्किल लग रहा है। अमेरिका ईरान के साथ जंग में फंसा हुआ है। अगर ईरान से भागता है तो जंग से भागने के आरोप लगेंगे। वैसे भागने के मामले में अमेरिका का इतिहास पुराना रहा है। वियतनाम से भाग चुका है, इराक सीरिया से भाग चुका है, अफगानिस्तान से भाग चुका है। कई चीजों को अमेरिका ने ताइवान के पास से निकालकर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया और ईरानी जंग में बहुत नुकसान और बहुत तबाही हो चुकी है अमेरिका के लिए। फिर ताइवान के साथ और भी कई मुद्दे हैं जिस पर चीन और अमेरिका आपस में भिड़ते हैं। आर्थिक और व्यापारिक युद्ध भी दोनों में जारी है। 2026 में भी अमेरिकी टैरिफ और चीनी सामानों पर प्रतिबंध अमेरिका की ओर से जारी हैं। अमेरिका चीन पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाता है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच नाजुक समझौता बना हुआ है। व्यापार को लेकर कई बार अमेरिका प्रतिबंध लगाता है और आर्थिक सैंक्शन लगाता रहता है। अभी हाल ही में चीन की 40 शिप्स को अमेरिका ने बैन कर दिया और कुछ कंपनीज भी बैन कर दी। इसलिए दोनों में व्यापार के वर्चस्व को लेकर भी जंग है। अमेरिका उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को चीन तक पहुंचने से रोकने के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स कर रहा है, ताकि चीन को सैन्य रूप से, तकनीकी रूप से तेजी से आगे बढ़ने के लिए रोका जा सके। लेकिन पूरी दुनिया में चीन आज सेमीकंडक्टर और चिप्स का किंग बना हुआ है। इस मामले में तो अमेरिका की भी कोई औकात नहीं आज की तारीख में चीन के सामने। रेयर अर्थ मेटल्स को रिफाइन करने का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के पास है और हालत तो यह है कि रेयर अर्थ मटेरियल सेमीकंडक्टर्स के लिए अमेरिका डिपेंड करता है चीन पर। आज की तारीख में अगर चीन अमेरिका को ये चीजें एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। 2025-26 में ऐसी एक कहानी हुई। चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर लाइसेंसिंग कंट्रोल कर अमेरिका के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका फड़फड़ाने लगा। इसको लेकर अमेरिका ने चीन पर सैंक्शन भी लगाया। फिर दोनों में एक छोटी सी डील हुई कि भाई आप हमारे कमजोर नस पर हमला नहीं करेंगे और हम आपके कमजोर नस पर हमला नहीं करेंगे। अब इधर साउथ चाइना सी में सैन्य शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी दोनों टकराते रहते हैं। इसके बाद एक और मामला आता है, ब्रिक्स करेंसी का मामला, जो दबे पाव लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। असली गेम क्या है? अमेरिका चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी करेंसी ना उभरे। डॉलर की बादशाहत पूरी दुनिया में बरकरार है। लेकिन रूस, चीन, ईरान, भारत समेत कई देश, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे कई मुल्क ये चाहते हैं कि डॉलर को टक्कर देने के लिए करेंसी आनी चाहिए, जिसे ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिढ़ते हैं। इसलिए ब्रिक्स के मुद्दे पर चीन से बहुत तकरार रहती है। आपको याद होगा जब शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी के एसयू समिट में मुलाकात हुई थी, तब कितना बौखलाया था चीन। और डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपने पुराने मित्र को ऐसा लग रहा है कि खो दिया है। यह हालत हो गई थी।
लेकिन इधर चीन ब्रिक्स गठबंधन का विस्तार कर रहा है, G7 के समानांतर एक मजबूत गुट तैयार कर रहा है। यह गठबंधन ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है। और ब्रिक्स क्या कर रहा है? ब्रिक्स अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। इसलिए ब्रिक्स के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धमकाते हैं, खास करके ब्राजील को धमकाते हैं, रूस को धमकाते हैं, भारत को धमकाते हैं, चीन को धमकाते हैं, दक्षिण अफ्रीका को भी धमकाते हैं। लेकिन उसका दायरा सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मिस्र भी है, इथोपिया भी है, ईरान भी है, सऊदी भी है, यूएई भी है, सब साथ आ चुके हैं। और यही ब्रिक्स का जो विस्तार हो रहा है, ये अमेरिका के लिए दिक्कत है। मैं तो कहता हूं ब्रिक्स एक सोल्यूशन है आज की तारीख में। ब्रिक्स में जितने भी एशिया, साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, सबको कनेक्ट करके और अपने करेंसी पर व्यापार या ब्रिक्स करेंसी पर व्यापार शुरू कर देनी चाहिए, जिससे डॉलर की जो मेंटालिटी बनी हुई है और डॉलर की जो मोनोपॉली बनी हुई है अमेरिका की, वो ध्वस्त हो जाए। और इसी वजह से अमेरिका और चीन की भी नहीं बनती। वैसे दुनिया भर में डॉलर की स्थिति खराब हो रही है। डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और कई देश अपनी करेंसी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारत यूपीआई का इस्तेमाल करता है, रुपया का इस्तेमाल करता है, चीन युआन का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर डॉलर की करेंसी का इस्तेमाल कम होगा तो डॉलर को लेकर जो फायदा अमेरिका को मिलता है वो सब घटती चली जाएगी। आर्थिक तौर पर आर्थिक ताकत जो है वो कमजोर हो जाएगी। रूस, ईरान, ब्राजील युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जेंटीना और बांग्लादेश में भी व्यापार युआन में हो रहा है। अमेरिका और चीन में किसी एक बिंदु पर टसल नहीं है। कई पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना को ईरानी तेल ना पहुंच पाए, यह सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और बहुत जानकार मानते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला ही सिर्फ इसलिए किया क्योंकि चीन की जो बादशाहत है सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर, उसको किसी भी कीमत पर रोका जाए। क्योंकि चीन 90% आज भी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, जो सीन बन रहा है, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उसमें चीन और अमेरिका का भविष्य में टकराना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान को जो संघर्ष हमने देखा दोनों के बीच, उसके 2 महीने पूरे पूरे खत्म हुए। 60 दिन। दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका क्या जीत कर आया, ईरान क्या हार कर आया। मेरा जवाब यह है कि इस संघर्ष में ईरान सुपर पावर के तौर पर उतरा और अमेरिका को क्या मिला, इसका जवाब है कुछ नहीं, सिर्फ तबाही, बर्बादी और बहुत ज्यादा नुकसान। इतना नुकसान कि शायद पिछले कुछ सालों में अमेरिका को इतना नुकसान ना हुआ। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध में केवल यूएस ने ही ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया, ईरान ने अमेरिका को खूब नाको चने चबवाए। एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक ईरान ने 11 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर $5 अरब का चपत लगाया। इसमें कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में बेस मौजूद हैं। कहते हैं जंग में ईरान ने अमेरिका को इतना रेला कि अगले 5-6 साल तक उसकी भरपाई संभव नहीं है। मरम्मत का खर्च भी बहुत भारी भरकम है। कहते हैं ईरान ने पुराने फाइटर जेट से ही यूएस की जड़ें हिला दी और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित कर दिया, जिसकी पूरी दुनिया में धाक गूंजा करती थी। लोगों की, देशों की लाइन लगी रहती थी, यह डिफेंस सिस्टम हमें दे दो। आज की तारीख में अमेरिकी हथियारों पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। इस युद्ध के बाद कई डील कैंसिल हो गई हैं। और हम जिस ईरानी जेट की बात कर रहे हैं, जिससे मारा है ईरान ने, वो ईरान का जेट 1970 से पहले का है, जब ईरान और अमेरिका में दोस्ती हुआ करती थी और अमेरिका ने F-5 फाइटर जेट दिया था ईरान को। लेकिन उसी F-5 सेकेंड जनरेशन के फाइटर जेट का इस्तेमाल करके ईरान ने अमेरिकी बेस को तबाह कर दिया। यह वही फाइटर प्लेन है जिससे ईरान ने हमला किया था। इंपॉर्टेंट बात यह है, मजे की बात यह है कि ये अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं जिसका इस्तेमाल हुआ। ईरान को F-5 फाइटर जेट 1970 के दशक में मिले, जब वहां शाह पहलवी की सरकार थी।
और अमेरिका के साथ ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए और उसके बाद एक अंतहीन सैंक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ईरान ने तब तक खरीदे गए इन विमानों को अपनी तकनीक विशेषज्ञता से दशकों तक चालू रखा और अपग्रेड भी किया। ईरान ने इन पुराने विमानों में अपनी तरफ से सुधार भी किए, जिससे आज भी उड़ान भरने के काबिल हैं और हमला करने के भी काबिल हैं। ईरान इन पुराने F-5 विमानों का उपयोग अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ करता है, जैसे कि कुवैत के कैंप बहरीन में देखा गया। इसकी खासियत भी जान लीजिए। ये जो अटैक हुआ इसको रेडार नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम, जिसे रेडार की पकड़ से बाहर रहता है, जिसे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के चक्कर में नहीं आया, टेरेन का इस्तेमाल करके छिप कर मूवमेंट करने में कामयाब है। अब मल्टी लेयर डिफेंस में ईरान ने जो सेंध लगाई उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। बैटरी कवरेज के ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस किया, क्लोज रेंज डिफेंस के बीच की भी दूरी बनाई और सरप्राइज स्ट्राइक किया, जवाब का मौका तक नहीं मिला। अचानक कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, रडार से बचकर ईरानी जेट्स की एंट्री हुई और एयर डिफेंस को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। एयरबेस पर फौरन अटैक करके तुरंत वापस हो गए। अटैक और एग्जिट, पुराना F-5 मारक क्षमता एकदम नई। शीत युद्ध का पुराना प्लेटफॉर्म है, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों से अपग्रेड कर दिया गया है। तकनीक पर रणनीति भारी नजर आई। खबर है कि ईरान के हमलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भयंकर नुकसान पहुंचाया। नुकसान इतना ज्यादा है कि इसकी भरपाई करने में अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और अगले 5 से 7 साल तक अमेरिका इसकी भरपाई ही करता रहेगा। ईरान के हमले में 11 अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। ईरान ने कुल 100 अलग अलग ठिकानों पर अटैक किया था। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।